students, welcome to history class 11th. Student, yesterday we have discussed about the significance of city life. So what type of city was there in Mesopotamia region and what kind of activities were done by the people of Mesopotamia. These things we have discussed in last topic. Now we will discuss about movement of goods into cities. So students, we read about it that Mesopotamia was a large city, but there was a problem in this large city because in the Mesopotamia and other cities the houses were built on the back of another house. Means जब एक घर बनाया गया उसकी दीवार के पीछे दूसरा घर, उसके साथ तीसरा घर, इस तरह से बनाया गया। तो गलियों का जो स्ट्रीट्स वर नॉट वेल प्लान्ड। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पहले जहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर ये शहर बसे आकर। सो मेसोपोटामिया में जो मूवमेंट थी गुड्स की शहर के अंदर कैसे जाती थी। हाउएवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, मिनरल्स रिसोर्सेज वर फ्यू। यहाँ पर खाना वगैरह काफी अच्छा, लेकिन मिनरल्स नहीं होते थे। जैसे टूल, सील्स और जेवल्स बनाने के लिए सामान बाहर से लाता था। The wood of Iraqi date palm and the poplar was not good enough for carts. ये जो लकड़ी होती है ये अच्छी नहीं होती। डेट पाम की लकड़ी या पॉपुलर जो हम आज आसपास भी देख लेते हैं, पॉपुलर जो होते हैं, इनकी लकड़ी इतनी अच्छी नहीं होती है कार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, व्हील बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए। और ज़्यादातर मेटल्स भी नहीं थे जो टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट बना सकें, मतलब हार्ड मेटल्स। So we can surmise that the ancient Mesopotamia could have traded their abundant textile and agriculture products produced for woods, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf. Across the Gulf मतलब खाड़ी से पार। So students देखिए कि मेसोपोटामिया में खाना काफ़ी होता था, तो खाने के बदले में मतलब दूसरे जो देश थे, जैसे दूसरे रीजन थे, जैसे आज का टर्की है या ईरान है, इराक, ईरान, टर्की ये आपस में एडजेसेंट हैं। तो इराक के आसपास तो मेसोपोटामिया की लोकेशन है, तो उसके साथ लगते एरिया जो टर्की और ईरान थे, यहाँ से मिनरल निकलते थे ऐसे गोल्ड, सिल्वर, शेल एक्सेट्रा। तो इन शेल के बदले में उनको वो फूड रिसोर्सेज देते थे। ये टर्की और ईरान तक भी पहुंचाते हैं और कभी कभी अक्रॉस द गल्फ। गल्फ होता है खाड़ी, तो खाड़ी के पास से, यानी कि समुद्र जहाँ होता है वो कभी कभी नैरो होता है, एक नदी की तरह बन जाता है, उसको कहते हैं हम गल्फ। तो ये गल्फ जो थी द लेटर रीजन, यानी कि गल्फ रीजन या ईरान रीजन जो थी, हैड मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। ये टर्की, ईरान, गल्फ, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होते थे, तो रेगुलरली ये फूड आइटम से एक्सचेंज में ये वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल वगैरह ये एक्सचेंज करते रहते थे। तो फॉरेन एक्सपीडिशन एंड डायरेक्ट एक्सचेंज वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया के लोगों ने ये डायरेक्ट ट्रेड या फिर एक्सपीडिशन होता है कि कोई सामान लेकर जाता है किसी दूसरी जगह पर, वहाँ पर उन लोगों को उस सामान के बदले में कुछ और सामान लेकर आता है। मतलब जैसे कहीं पर गोल्ड होता था लेकिन वहाँ पर खाना नहीं होता था, तो यहाँ से फूड आइटम्स वो ले जाते थे और बदले में वहाँ से गोल्ड ले आते। ये होते हैं एक्सपीडिशंस। सो साउदर्न मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट एक्सचेंज होता है मतलब ट्रेड होना, सामान का लेन देन होना। Beside craft, trade and service, efficient transport is also important for urban development. क्राफ्ट यानी कि कारीगरी, व्यापार और सर्विसेज। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी अर्बन लाइफ की। इफ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू सिटीज और पैक एनिमल और बुलक कार्ट्स, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वायबल। कहते हैं कि अगर ज़्यादातर टाइम लगता होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं है जैसे आज हमारे पास बड़े बड़े शिप्स हैं जिनका खर्चा काफ़ी कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफ़ी कम पड़ता है। लेकिन जो पशु थे, पशुओं को ले जाने में अगर आप मान लो आप ट्रक ले जा रहे हो, तो ट्रक का जितना चलेगा उतना वो खर्चा खाएगा।
उतना फ्यूल खाएगा। लेकिन बुलक कार्ट्स में जो एनिमल यूज होते हैं, बुलक कार्ट्स में जो एनिमल यूज होते हैं, उन एनिमल्स को मतलब जितने दिन जल्दी आप पहुंचाओगे उतना खर्चा कम होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन लगाते जाएंगे तो उनका खर्चा, उनको फीड करने का खर्चा काफ़ी होता जाएगा, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन वो नहीं चलेंगे वो कुछ नहीं खाएंगे। अगर कहीं रास्ते में उनको रुकना पड़ गया, जो जितने दिन रुकेंगे उतने दिन वो खाना खाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले उनको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, वो खर्चा वो ट्रांसपोर्टेशन से निकालेंगे, मतलब इकोनॉमी के लिए वो वायबल नहीं है। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर। तो आपको पहले बताया कि शिप जो है, शिप को उनके ऊपर ना के बराबर खर्चा आता है, तो उस टाइम भी मैरी टाइम या कह सकते हैं हम वाटर जो रूट थे, रिवराइन रूट थे, उनके रास्ते बोट्स और लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। और ये जो रिवर्स के थ्रू ये जाती थी, ये कैसे जाती थी, क्योंकि उस टाइम इंजन्स वगैरह नहीं होते थे, तो करंट होता है मतलब बहाव। समुद्र के पानी एक तरफ ठंडे, आपको पता है इक्वेटर के पास जो पानी होता है गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन पोल्स की तरफ पानी जो है ठंडा होता है। तो ओशियन करंट्स 7th क्लास में आपने पढ़ा ओशियन करंट्स के बारे में, तो ओशियन करंट्स रेगुलरली चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो रिवर्स, जो समुद्री पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। दूसरा है विंड्स, जो ये दोनों चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती थी थ्रू वाटर, पानी के रास्ते करंट और विंड्स। जब एनिमल ट्रांसपोर्ट करते थे तो उनको खाना खिलाना पड़ता था। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया were in fact routes of good transport between large and small settlement, and in the account on the city Murray later in chapter, the importance of Euphrates as a world route will become clear। तो देखिए एनिमल्स के रास्ते अगर लाना पड़ता था कोई चीज़, तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा। इसी वजह से ट्रेड जो ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी महंगा हो जाता था। आप सीधी सी बात है, अगर आप सामान ढो रहे हो, आप एक ट्रांसपोर्टर हो, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा खर्चा ले रही है, ज़्यादा फ्यूल खा रही है, तो आप अपने पर्स में से तो नहीं डालोगे, वो कहाँ से निकालेगा? ट्रांसपोर्ट के किराए से। तो जितना ज़्यादा खर्चा होगा किराया उतना बढ़ेगा, और किराया देने वाला कहाँ से निकालेगा? जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उनको महंगी करके। तो इस तरह से सामान महंगा मिलता था अगर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो फिर लोगों ने रिवराइन रूट यानी कि कैनाल्स, नहरों और नेचुरल चैनल, नदियों वगैरह के ऊपर से ये ट्रेड रूट्स करना शुरू किया। मरी शहर के बारे में बताया गया कि वहां से यूफ्रेट नदी गुजरती थी जो वेस्ट को ईस्ट से जोड़ती है। वर्ल्ड रूट क्लियर होता था इससे। तो इस तरह से ये थे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटीज। सो स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरह से पढ़ना, मैं इसकी असाइनमेंट कराऊंगा। थैंक यू।